हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ कॉन्सेप्ट 25। आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के जीके जीएस के पार्ट 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, या आप अंडर ग्रेजुएट या कि ग्रुप डी की भी तैयारी करो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम कवर करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस के मिक्स्ड क्वेश्चन जो एकदम एग्जाम लेवल पर है। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको दूंगा एक सुपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तंजावुर, कांचीपुरम, मदुरई या महाबलीपुरम? तो पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। क्या थी? कांचीपुरम। चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, जो प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षणिक केंद्र था। पल्लव वंश लगभग 4वीं से 9वीं शताब्दी दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। कांचीपुरम को 7 पवित्र नगरों या सप्तपुरी में भी गिना जाता है। कांचीपुरम शिक्षा और धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ अनेक प्रसिद्ध मंदिरों के निर्माण हुए हैं। पल्लव शासकों ने द्रविड़ वास्तुकला या द्रविडियन आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया है। महाबलीपुरम पल्लवों का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन? महाबलीपुरम। लेकिन ये राजधानी क्या है? कांचीपुरम। इसके अलावा देखते हैं कि अगला जो 3 ऑब्जेक्टिव वो क्यों गलत है। ऑप्शन, क्योंकि तंजावुर क्या थी? चोल वंश की राजधानी थी। तंजावुर चोल वंश की राजधानी थी। मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी। और महाबलीपुरम क्या थी? पल्लवों के बंदरगाह थी, ना कि राजधानी थी। इसलिए क्या होगा? राजधानी क्या थी इसकी? कांचीपुरम। तो पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। ओके, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? संत तुकाराम के अभंग किस भाषा में रचे गए थे? कौन? संत तुकाराम के अभंग, मतलब इन विच लैंग्वेज वर द अभंग ऑफ संत तुकाराम कंपोज? संस्कृत भाषा में, मराठी भाषा में, हिंदी भाषा में या तेलुगु भाषा में? तो किस भाषा में रचे गए थे? तो कौन सी भाषा में रचे गए थे? मराठी भाषा में। ओके, अब चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। संत तुकाराम कौन थे? जो 17वीं शताब्दी के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत और कवि थे। उन्होंने भक्ति और समाज सुधार के लिए अपने अभंग रचे थे। अभंग का मतलब होता है सरल लयबद्ध भक्ति गीत। ये गीत भगवान विट्ठल की स्तुति में रचे गए थे। विट्ठल स्वामी। इनकी भाषा क्या थी? मराठी, ताकि आम जनता आसानी से इसे समझ सके। इनकी मुख्य विशेषता क्या थी? सामाजिक समानता और भक्ति पर आधारित थे। प्रत्येक अभंग में सादगी और गहरी भक्ति झलकती है। तुकाराम की रचना महाराष्ट्र में लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा और 4 विकल्प है, क्या क्या है? जैसे संस्कृत एक शास्त्रीय उच्च भाषा है। तुकाराम ने आम जनता के लिए नहीं लिखी थी। उन्होंने आम जनता के लिए क्या लिखी थी? मराठी भाषा। हिंदी यह उत्तरी भारत की भाषा है और तेलुगु कहाँ की भाषा है? दक्षिण भारतीय भाषा है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोही सैनिकों द्वारा अपना नेता किसे चुना गया था? नाना साहब को, बहादुर शाह जफर को, तात्या तोपे को या बख्त खान को? कब? 1857 की क्रांति के दौरान। तो किसे चुना गया था? बहादुर शाह जफर को। किसे चुना गया था? बहादुर शाह
जफर को। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल से देखते हैं। बहादुर शाह जफर, तो सबसे पहले 1857 की क्रांति, जिसे क्या कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, जो भारत के कई हिस्सों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह हुआ था। विद्रोही सैनिकों ने अपनी एकता और संगठित नेतृत्व के लिए बहादुर शाह जफर को सिंहासन पर लौटने और अपने नेता के रूप में स्वीकार किया। वह उस समय कौन थे? मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे। दिल्ली में उनका विद्रोह का प्रतीक बन गया। दिल्ली में उनके विद्रोह का क्या बन गया? प्रतीक बन गया। अब मुख्य बिंदु क्या है? विद्रोह की राजनीतिक और प्रतीकात्मक नेतृत्व के लिए बहादुर शाह को चुना गया था। उन्होंने विद्रोहियों को आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन भी दिया। हालांकि वास्तविक युद्ध संचालन और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों जैसे तात्या टोपे और नाना साहब थे। ये तात्या टोपे थे और नाना साहब जो वास्तविक युद्ध संचालन के स्वतंत्रता सेनानी थे। ओके, इसके अलावा नाना साहब क्या थे? कानपुर के एक प्रमुख नेता थे, लेकिन पूरे विद्रोह का प्रमुख नेता नहीं थे, सिर्फ वो कानपुर क्षेत्र के थे। तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व थे, दिल्ली का राजा नहीं था, सिर्फ सैन्य नेतृत्व। बख्त खां मुख्य सैन्य कमांडर था, राजनीतिक नेता नहीं था। तो हमारा ऑप्शन क्या है? बहादुर शाह जफर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला? सितंबर 2025 में मोहनलाल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भारत रत्न या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। किसने चुना गया था उनको? दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। अभी देखते हैं कि मोहनलाल कौन थे। मोहनलाल भारत के एक सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिन्होंने मलयालम सिनेमा और भारतीय उद्योग में वर्षों तक असाधारण रचना दिया। सितंबर 2025 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में जीवन भर के योगदान या लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ इन इंडियन सिनेमा के लिए दिया जाता है। मोहनलाल इन्होंने कितनी फिल्में की हैं? लगभग 300 से ऊपर। अभिनय, निर्देशन और प्रोडक्शन में योगदान दिया। भारतीय सिनेमा के लिए प्रेरणा और एक योगदान थे, मतलब प्रेरणा योगदान थे। भारतीय सिनेमा के लिए प्रेरणादायक है। इसके अलावा पद्म विभूषण क्या है? पद्म विभूषण नागरिक सम्मान है, जो फिल्मों में नहीं दिया जाता है, बाकी अन्य क्षेत्र, मतलब सिर्फ फिल्मों से नहीं, ये कई क्षेत्रों में दिया जाता है पद्म विभूषण। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में। भारत रत्न यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह आमतौर पर सामाजिक, विज्ञान और सांस्कृतिक योगदान के लिए दिया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सेकंड। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार क्या है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसी विशेष फिल्म के लिए दिया जाता है, जो जीवन भर के लिए योगदान के लिए नहीं है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होता है जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसी विशेष फिल्म के लिए दिया, जीवन भर के योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला? केरल की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य को जादूगरनी नृत्य या डांस ऑफ इंचेंट्रेस कहा जाता है? कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या उट्टम थुल्लल। किसमें दिया जाता है? महिलाओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य, जादूगरनी नृत्य। कौन सा नृत्य? जादूगरनी नृत्य। तो किसमें दिया जाता है? मोहिनीअट्टम में दिया जाता है। किसमें? मोहिनीअट्टम में दिया जाता है। अब मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है? यह केरल का एक प्रमुख शास्त्रीय डांस है, जो एक प्रमुख महिला प्रधान है। इसे मोहिनीअट्टम कहा जाता है, जिसका अर्थ है मोहिनी का नृत्य, डांस ऑफ द इंचेंट्रेस। डांस ऑफ द इंचेंट्रेस। यह नृत्य कोमलता और लास में संपन्न होता है, मुख्य रूप से भगवान विष्णु की
मोहिनी अवतार कथाओं पर आधारित होता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? केवल महिलाएं प्रस्तुत करती हैं। शास्त्रीय संगीत और ताल के साथ इसे प्रस्तुत किया जाता है और धीरे धीरे यह लयबद्ध भाव में प्रस्तुत हो जाती है। इसमें कोमल वेशभूषा, प्राकृतिक हाव भाव इसके विशिष्ट माने जाते हैं। अब बाकी 3 ऑप्शन और कौन कौन से थे उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। जैसे कथकली। कथकली एक पुरुष प्रधान नृत्य नाटक, देवताओं और पौराणिक कथाओं का अभिनय है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं। ओट्टम थुल्लल लोक नृत्य और हंसी मजाक वाला केवल मनोरंजन के लिए किया जाता है। ओट्टम थुल्लल एक लोक नृत्य है जो हंसी मजाक केवल मनोरंजन के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान? आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 44 या आर्टिकल 51? तो किसमें है? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 में है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में शामिल है। आर्टिकल 44 कहता है कि राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना चाहिए ताकि सभी नागरिकों के लिए कानून और व्यक्तिगत अधिकारों को समानता सुनिश्चित हो। उनका उद्देश्य होता है शादी, तलाक, उत्तराधिकार और अब संपत्ति अधिकारों में समान कानून लागू करना, धर्म विशेष के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना। यह एक निर्देशक सिद्धांत है। क्या? एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। इसलिए इसे न्यायालय द्वारा सख्त रूप से लागू करने योग्य नहीं माना गया है। कौन सा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक निर्देशक सिद्धांत है, समान नागरिक संहिता, इसलिए इसे न्याय द्वारा सख्त के रूप में लागू करने योग्य नहीं माना गया है। यह सिद्धांत पॉलिसी गाइडलाइन प्रदान करता है। यह सिद्धांतात्मक दिशा या पॉलिसी गाइडलाइन प्रदान करता है जिसे संसद कानून बनाकर लागू कर सकती है। इसके अलावा 3 ऑप्शन क्या आते हैं? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या है? समानता और कानून के समक्ष समानता रखना, समानता और कानून के प्रति समान व्यवहार रखना। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन और व्यक्तिगत के स्वतंत्रता के लिए। और आर्टिकल 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है और सुरक्षा उसको देखभाल करना, उसको बढ़ावा देना ताकि पूरे भारत में एक शांति की स्थिति बनी रहे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? 1991 की नई आर्थिक नीति में किन 3 मुख्य शब्दों को अपनाया गया? कौन से आर्थिक नीति में? 1991 की नई आर्थिक नीति। पहला है समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद। दूसरा है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तीसरा है स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रवाद या कृषि, उद्योग और सेवा। तो किन 3 मुख्य शब्दों को अपनाया गया है? तो वो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर मेन फोकस किया गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। सन 1991 में भारत ने गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया और नई आर्थिक नीति या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की। इस नीति के 3 मुख्य स्तंभ हैं। अब इस नीति के 3 मुख्य स्तंभ हैं। उदारीकरण, उदारीकरण क्या? लिबरलाइजेशन। उदारीकरण का मतलब सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस व्यवस्था में कमी, उद्योगों और व्यापार के लिए अधिक स्वतंत्रता, विदेशी निवेश और व्यापार में आसानी है। अब है प्राइवेटाइजेशन।
प्राइवेटाइजेशन क्या है? सरकारी उद्योग और संगठनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना। दक्षता और प्रतिस्पर्धा में सुधार करना। घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करना। अब इसके बाद ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। क्या है? ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण में क्या है? भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना। इसके अलावा विदेशी निवेश को, एफडीआई को प्रोत्साहित करना। निर्यात और आयात नीति में सुधार करना। इसके अलावा और 3 ऑप्शन देखते हैं, जैसे समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद। ये आर्थिक दर्शन है, नीतियां नहीं, ये आर्थिक दर्शन है। स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रवाद, ये स्वतंत्रता संग्राम की नीति है। कृषि, उद्योग और सेवा, ये आर्थिक क्षेत्र के हैं, ना कि नीति क्षेत्र के, आर्थिक क्षेत्र के हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? अब ऑप्शन क्या है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या दक्षिण अमेरिका। तो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार किस महाद्वीप की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो किसकी है? एशिया की सबसे अधिक है। किसकी? एशिया की है। चलिए अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला देश है। सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है, सॉरी देश नहीं, महाद्वीप है। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। तब एक पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोग। एशिया में कई अत्यधिक आबादी वाले देश हैं, जैसे भारत है, चीन है, बांग्लादेश है। लेकिन सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी कहाँ की है? बांग्लादेश की। इसका मुख्य कारण है भूमि की उपजाऊ मिट्टी और कृषि के अनुकूल परिस्थिति होने के कारण, ऐतिहासिक रूप से जनसंख्या का लंबे समय से बसना और विकासशील और घनी आबादी वाले शहरों के कारण। इसके अलावा अफ्रीका क्या बड़ा क्षेत्र, लेकिन जनसंख्या का घनत्व तो नहीं है। मतलब अफ्रीका का क्षेत्र तो बड़ा है, लेकिन वहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, मतलब एशिया की अपेक्षा कम है। यूरोप, यहाँ की डेंसिटी लगभग एवरेज के है। दक्षिण अमेरिका, यहाँ दक्षिण अमेरिका में अधिकांश क्षेत्र जंगल और पहाड़ के कारण यहाँ की डेंसिटी काफी कम है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डीएनए और आरएनए किसके बने होते हैं? व्हाट आर डीएनए आरएनए मेड ऑफ? अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड या विटामिन। तो डीएनए और आरएनए किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। किसके? न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। अब देखते हैं डीएनए और आरएनए होता क्या है। तो डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में कितने भाग होते हैं? प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 3 भाग होते हैं। पहला क्या है? फास्फेट समूह, शर्करा और नाइट्रोजन बेस। तो फास्फेट समूह में और शर्करा, फास्फेट समूह होते हैं 3 भाग होते हैं। दूसरा शर्करा मतलब डीएनए में डीऑक्सोराइबोज और आरएनए में क्या होता है? राइबोज होता है। नाइट्रोजन बेस एडेनिन और थाइमिन होता है, जो डीएनए में होता है। और यूरेसिल किस में होता है? आरएनए में होता है। और ग्वानिन और साइटोसिन, एडेनिन तो दोनों में होता है, थाइमिन डीएनए में होता है, यूरेसिल आरएनए में होता है, और ग्वानिन साइटोसिन दोनों में होता है। डीएनए और आरएनए शरीर में आनुवांशिक सूचना को स्टोर और ट्रांसमिट करता है।
कौन? डीएनए आरएनए शरीर में आनुवंशिक सूचना या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसमिट करता है। न्यूक्लियोटाइड का क्रम जीन की जानकारी पर निर्धारित करता है। जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है जीन की जानकारी पर निर्धारित करता है। इसके अलावा अन्य विकल्प भी देखते हैं। अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन के निर्माण में उपयोग होता है। कौन? अमीनो एसिड। फैटी एसिड वसा के निर्माण में उपयोग होता है। और विटामिन शरीर के जैविक कार्यों के लिए सहायक होता है। तो आपको समझ में आया कि अमीनो एसिड क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। फैटी एसिड वसा लिपिड के निर्माण में काम करता है। और विटामिन शरीर की जैविक कार्यों के लिए कार्य करता है। जैविक कार्यों के लिए कार्य करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला? कौन सा कंप्यूटर मेमोरी बिजली की आपूर्ति बंद होने पर अपना डेटा खो देती है? कौन सा कंप्यूटर मेमोरी बिजली की आपूर्ति बंद होने पर अपना डेटा खो देती है? रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव? तो कौन सी मेमोरी बिजली की आपूर्ति बंद होने पर अपना डाटा खो देती है? खो जाएगी रैम। कौन खो देती है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल। रैंडम एक्सेस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसका मतलब है पावर सप्लाई बंद होने पर इसमें रखा गया डेटा मिट जाता है। कंप्यूटर में रैम का उपयोग कार्यशील डेटा और प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है रैम के सभी अस्थायी जानकारी समाप्त हो जाती है। मुख्य बिंदु क्या है? रोम हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव क्या है? नॉन वोलेटाइल होते हैं, जो पावर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित होता है। लेकिन रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। रैम तेज होती है इसलिए सीपीयू के तुरंत डेटा उपलब्ध कराती है। रैम एक तेज मेमोरी होती है जो सीपीयू के लिए तुरंत डेटा उपलब्ध कराती है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन भी देखते हैं क्या क्या थे। जैसे रोम रीड ओनली मेमोरी, यह स्थायी मेमोरी होती है और इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। हार्ड डिस्क यह भी स्थायी स्टोरेज है और पावर ऑफ होने पर भी इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज है और पावर ऑफ होने पर भी इसमें भी डेटा सुरक्षित होता है। लेकिन रैम एक अस्थायी मेमोरी है और पावर ऑफ होने पर डेटा खत्म हो जाती है, मतलब डेटा उसमें नहीं रहता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, स्कंदगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? कौन सी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि कुमारगुप्त कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक महान शिक्षा केंद्र था। इसकी स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म और अन्य विषयों जैसे तर्कशास्त्र, जैसे लॉजिक बोलते हैं, गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा, दर्शन पर शिक्षा प्रदान करता था। इसका मुख्य बिंदु क्या? विश्व में प्रथम विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। किसे? नालंदा विश्वविद्यालय को। हजारों छात्रों और विद्वानों का केंद्र है। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य की शिक्षा और संस्कृति का प्रतीक है। गुप्त साम्राज्य की शिक्षा और संस्कृति का प्रतीक है। अन्य विकल्प क्या है? जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य की एक शक्तिशाली शासक था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन इसने नालंदा की स्थापना नहीं की।
स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के बाद का शासक है। समुद्रगुप्त कुमारगुप्त के पिता और कुमारगुप्त के पिता थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश में इबोला वायरस के मामले की पुष्टि हुई थी? नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जिसे DRC बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका या मिस्र। तो क्या पूछा? अफ्रीकी देश में इबोला, कौन सा वायरस? इबोला वायरस के मामले में पुष्टि थी। कहाँ हुई है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC में हुई है। चलिए इसके बारे में जानते हैं इबोला क्या है। सबसे पहले सितंबर 2025 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की कसाई प्रांत में इबोला वायरस के मामले की पुष्टि हुई थी। कहाँ? इबोला वायरस के मामले की पुष्टि कहाँ? कसाई प्रांत में। कहाँ? लोकतांत्रिक गणराज्य के। यह वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों ऑर्गेनाइजेशन द्वारा घोषित एक इबोला वायरस बीमारी प्रकोप की शुरुआत थी। एक सेकेंड। इबोला वायरस के मामले की पुष्टि थी। यह वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा घोषित एक इबोला वायरस बीमारी प्रकोप की शुरुआत थी। WHO रीजनल ऑफिस ऑफ अफ्रीका के हिसाब से इस प्रकोप की घोषणा 4 सितंबर 2025 को की गई थी। अब पुष्टि की गई कि यह जायरे इबोला वायरस से संबंधित। कौन से? जायरे इबोला वायरस से। कब? 4 सितंबर 2025 को पुष्टि की गई है कि यह जायरे इबोला वायरस से संबंधित है। इस प्रकोप के कई पुष्टि किए गए अब मामले और मौतें दर्ज की गई और स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसका मुकाबला करने के लिए कदम उठाए। ये WHO के अनुसार यह पुष्टि हुआ है कि इसके कई मामले और मौतें दर्ज की गई, जो स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसका मुकाबला करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ओके, चलिए देखते हैं इस अन्य ऑप्शन। जैसे नाइजीरिया क्या है? 2014 से 2016 का प्रकोप अनुभव किया था, लेकिन सितंबर 2025 में मुख्य प्रकोप वहां नहीं था। नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र सितंबर 2025 में इबोला की पुष्टि नहीं हुई। ओके, इबोला की पुष्टि नहीं हुई। चलिए देखते हैं डिटेल। अब डिटेल में क्या है? भारत में मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में सरकार द्वारा अनुमोदित मार्ग के तहत FDI की सीमा क्या है? कौन से? मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग के में सरकार द्वारा अनुमोदित मार्ग के तहत FDI की सीमा क्या होती है? कितनी परसेंट थी? 49%, 71%, 74% या 100%? कौन सी? मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में सरकार द्वारा अनुमोदित मार्ग के तहत FDI की सीमा कितनी थी? तो कितनी थी? 51% थी। 51% थी। चल इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति सरकार द्वारा अनुमोदित के तहत दी जाती है। कौन से? मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग। इसका मुख्य बिंदु क्या? भारत सरकार ने FDI नीति 2012-13 के तहत MBRT में अधिकतम 49% FDI की अनुमति दी थी। कितने परसेंट की? 49% की।
यह निवेश सरकार की अनुमति से और कुछ शर्तों जैसे 50 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवेश राशि, 30% वस्तुओं की सोर्सिंग स्थानीय उत्पादन से के तहत किया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या था? विदेशी निवेश लाना, खुदरा सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, उपभोक्ताओं को बेहतर मूल्य और विकल्प प्रदान करना। इसके अलावा अन्य विकल्प क्या, जैसे 51 और 74%, ये अनुमोदित सीमा से अधिक है लेकिन नीति के अनुसार अनुमति नहीं है। 100% केवल ई कॉमर्स और कुछ क्षेत्रों में हो सकता है, एमबीआरटी में नहीं हो सकता। किस में नहीं हो सकता? एमबीआरटी। एमबीआरटी का मतलब होता है मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 51%। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ये दोस्तों तक जरूर भेजें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे कंटेंट आपको डेली के डेली मिलते रहे, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी और भी अधिक मजबूत हो। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद है? तो कौन? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन और दीव। तो कौन सा होगा? निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद है? तो लक्षद्वीप में, चंडीगढ़ में, पुदुचेरी में, दमन और दीव में। तो कहाँ है? पुदुचेरी में। कहाँ? पुदुचेरी में। चलिए इसके बारे में जानते हैं। पुदुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन इसमें विशेष प्रावधान क्या है कि इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 239(a) के तहत निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद के अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब है पुदुचेरी के नागरिक अपने विधानसभा प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। अब मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करती है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद स्थानीय प्रशासन और नीति निर्माण में कार्यरत होते हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप के प्रशासनिक नियंत्रण सीधे राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन पुदुचेरी में क्या होता है? नागरिक विधानसभा प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। लक्षद्वीप में प्रशासनिक नियंत्रण सीधे राष्ट्रपति के द्वारा होता है। चंडीगढ़ में विधानसभा तो नहीं होता, लेकिन सीधे प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नियंत्रित होते हैं। दमन और दीव में भी कोई विधानसभा नहीं होता, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इसे शासित किया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया? आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 39 में, आर्टिकल 16 में या आर्टिकल 42 में? तो किस में किया गया? आर्टिकल 39D में, समान कार्य के लिए समान वेतन। चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। अनुच्छेद 39D भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में शामिल है। यह निर्देश देता है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुरुष और महिला कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। उद्देश्य क्या है? रोजगार में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना, समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करना। यह कानून बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सरकारों और नीतियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करता है। कौन सा? आर्टिकल 39D, जो क्या कहता है कि राज्य को सुनिश्चित नहीं करना, लेकिन पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। रोजगार में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना, समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करना। यह कानून बाध्यकारी, लेकिन सरकारों और नीतियों के मार्गदर्शक सिद्धांत पर प्रदान करना। इसके अलावा अन्य ऑप्शन जैसे आर्टिकल 14
क्या है इसमें? कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 16 समान अवसर नौकरी में आर्टिकल 16 में है। इसके अलावा आर्टिकल 42 क्या कहता है? न्यूनतम मजदूरी और मानव अधिकारों के लिए कार्यस्थल पर निर्देश देना। किसके? न्यूनतम मजदूरी मानव अधिकारों के लिए कार्यस्थल पर निर्देश देना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राजा ने 1741 में डचों को किस युद्ध में हराया था? बक्सर के युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में, कोलाचेल के युद्ध में या बेदारा के युद्ध में? कौन कब? 1741 में डचों को किस युद्ध में हराया गया था? तो कौन से युद्ध में हराया गया था? कोलाचेल के युद्ध में। अब देखते हैं कोलाचेल का युद्ध क्या है। कोलाचेल का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। कब हुई थी? 1741 में। तक कौन से? भारतीय राजा मार्तंड वर्मा और विरोध में कौन था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब मार्तंड वर्मा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुए थे। इसका परिणाम क्या निकला? डच सेना पर भारतीय राजा का निर्णायक, मतलब भारतीय राजा मार्तंड वर्मा की जीत हुई। दक्षिण भारत में डचों का प्रभाव समाप्त हुआ और कोच्चि और त्रावणकोर के क्षेत्र में स्वतंत्रता और सुरक्षा बढ़ गई। इसका मुख्य बिंदु क्या था? भारत में यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ एक बड़ी सैन्य जीत थी। भारतीय सामरिक क्षमता और रणनीतिक में मिसाल थी, मतलब सामरिक क्षमता और रणनीतिक में मिसाल थी। अब अन्य 3 ऑप्शन देखते हैं उसके बारे में। क्या था? बक्सर का युद्ध, ये कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ये अंग्रेजों और स्थानीय शासकों के बीच हुआ था। बक्सर के जो स्थानीय नवाब थे वहाँ के, उनके बीच हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। ये अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच हुआ था। और बेदारा का युद्ध जो 1857 के बीच स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, कौन सा? बेदरा का युद्ध। इसे बेदरा की लड़ाई कहते हैं। बेदारा की युद्ध 1857 में हुआ था। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला? ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? Which organization released the Global Methane Status Report 2025? WEF, IEA, UNEP, ISA। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? इसे UNEP, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल प्रोग्राम। कौन सा? ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025। चलिए इसके बारे में जानते हैं। UNEP क्या होता है? एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, ना कि इकोनॉमिक प्रोग्राम है, जो ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 जारी करता है। यह रिपोर्ट COP30 जैसी वैश्विक जलवायु बैठकों में जारी हुई थी। कौन से? COP30 में, जो वैश्विक जलवायु बैठकों में जारी की गई थी। और दुनिया भर में मीथेन उत्सर्जन की स्थिति, मीथेन नियंत्रण में प्रयासों और आगे की राह पर विश्लेषण देती है। अब UNEP क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसमें बताया गया कि मीथेन उत्सर्जन को कम करने में अब तक क्या प्रगति हुई है और 2030 तक विशिष्ट घटाने के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए क्या किया जाना बाकी है। अब अदर ऑप्शन देखते हैं, जैसे WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक वैश्विक आर्थिक मंच है जो मीथेन रिपोर्ट जारी नहीं करता, लेकिन आर्थिक मंच है। इसके अलावा IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी होती है। कौन सी? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। यह ऊर्जा क्षेत्र पर रिपोर्ट जारी करता है, जैसे ग्लोबल मीथेन ट्रैकर, लेकिन वही ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट नहीं है।
इसके अलावा IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी होता है। इसी प्रकार ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सौर ऊर्जा भागीदारी संगठन है जो मीथेन रिपोर्ट देते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ है ISA का, ये गुरुग्राम में है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1805 में, 1806 में, 1857 में या 1824 में? कौन सा युद्ध? वेल्लोर का युद्ध। तो कब हुआ था? 1806 में हुआ था। कब हुआ था? 1806 में। चलिए इसके बारे में देखते हैं। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला बड़ा सैन्य विद्रोह माना जाता है। कौन सा? वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। कौन सा? वेल्लोर का सिपाही। ये कब हुआ था? 1806 में हुआ था। ये कहाँ है? वेल्लोर कहाँ है? ये तमिलनाडु राज्य में है। इसका प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सिपाहियों के धार्मिक और पारंपरिक विश्वासों का उल्लंघन, सिपाहियों के टोपी और ड्रेस को बदलने का आदेश, जो मुस्लिम और हिंदू धर्म ग्रंथ के खिलाफ थे। परिणाम क्या था? विद्रोह जल्द दबा दिया गया और ब्रिटिश प्रशासन ने सेना की संरचना और नियुक्ति में सुधार किया। कौन से? विद्रोह जल्द दबा, ब्रिटिश शासन ने सेना की संरचना और नीति में सुधार किया। महत्व क्या है? यह 1857 के बड़े विद्रोह से पहले हुआ था, इसलिए पहला बड़ा सिपाही विद्रोह कहा जाता है इसे। ब्रिटिश शासन के प्रति क्या हो जाएगा? ब्रिटिश शासन के प्रति सैनिकों की असंतोष की चेतावनी थी। इसके अलावा अन्य विकल्प देखते हैं, जैसे 1805 और 1824 ये वेल्लोर विद्रोह से संबंधित, लेकिन 1857 यह सिपाही विद्रोह के लिए जाना जाता है जो वेल्लोर से अलग है। ये इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, जो भारत के आज़ादी के लिए सबसे पहला विद्रोह भी माना जाता है। 1857 का विद्रोह माना जाता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? उद्योग, इंडस्ट्री, सीवेज नल, वृक्षों की कटाई या कृषि रसायन? तो हो जाएगा जल प्रदूषण का मुख्य कारण है उद्योग और सीवेज जल, A और B दोनों है, लेकिन मुख्य रूप से उद्योग सबसे बड़ा कारण है, इसलिए इसका ऑप्शन A और B दोनों होगा। लेकिन यदि इनमें से कोई एक चूज करने के लिए देगा तो आप A नंबर लगाएंगे, ना कि B नंबर, क्योंकि सबसे मेन कारण इंडस्ट्री है, जहाँ से कई सारे औद्योगिक अपशिष्ट निकलते हैं, जिसके कारण जल का प्रदूषण होता है। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। जल प्रदूषण तब होता है जब नदियों, झीलों, समुद्रों में हानिकारक पदार्थ घुलकर पानी को असुरक्षित बना देते हैं। इसका मुख्य कारण उद्योग, औद्योगिक इकाइयाँ, रासायनिक अपशिष्ट, भारी धातु, रंग, जहरीले तत्व सीधे जल स्रोतों में डाल देती हैं। यह पानी की गुणवत्ता और जीवों के जीवन को प्रभावित करता है। जीवों के जीवन को प्रभावित करता है। उदाहरण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला सीसा, पारा, सल्फेट युक्त अपशिष्ट, सीवेज जल, घरों और शहरों का गंदा पानी सीधे नदियों में जाता है। इसमें रोगजनक, जीवाणु, कीटाणु, जैविक अपशिष्ट शामिल होते हैं। यह पानी को असुरक्षित बनाकर जल बॉर्न डिजीज फैलाता है। कौन सा? बॉर्न डिजीज फैलाता है। और कम प्रभाव वाले कारण कौन से? वृक्षों की कटाई। इसका मुख्य कारण क्या है जल प्रदूषण का? रासायनिक से भारी धातु और जहरीले तत्व सीधे जल स्रोतों में डाली जाती। पानी गुणवत्ता जीवों की जीवन को प्रभावित करती है, जिसमें फैक्ट्रियों से निकलने वाले सीसा, पारा, सल्फेट अपशिष्ट पदार्थ, सीवेज जल होता है जो घरों और शहरों का गंदा पानी सीधे नदियों में जाता है, जिससे रोग, जीवाणु, कीटाणु, जैविक अपशिष्ट शामिल होते हैं।
पानी को असुरक्षित बनाकर जल बॉर्न डिजीज पैदा करते हैं। लेकिन सबसे कम प्रभाव वाला कारण क्या है? वृक्षों की कटाई करना। वृक्षों की कटाई करनी, यह मुख्य रूप से मिट्टी कटाव और तलछट बढ़ाने के कारण बनती है। जल प्रदूषण के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज पानी है। औद्योगिक अपशिष्ट अधिक खतरनाक और लगातार प्रभाव डालता है, इसलिए इसे प्रमुख माना जाता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है नगर पालिका या नगर परिषद का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? किसे? नगर पालिका या नगर परिषद का अध्यक्ष चुनने के लिए Who can be appointed to act as the chairperson of a municipality? यदि if not elected या पोस्ट इज वैकेंट होना कहलाता है, यदि निर्वाचित ना होने पर तो किसे? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक को, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो जगह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक को नियुक्त किया जाता है। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। नगर पालिका या परिषद के अध्यक्ष का पद निर्वाचित सदस्य के लिए आरक्षित होता है। अगर कोई अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता या पद खाली हो जाता है तो राज्य सरकार इस स्थिति में प्रशासक नियुक्त कर सकती है। मुख्य बिंदु प्रशासक काम क्या होता है? नगर पालिका या नगर परिषद में संचालन और प्रशासन को सुचारू रखना। यह नियुक्ति स्थायी नहीं होती। जब चुनाव होते हैं तो निर्वाचित अध्यक्ष अपने पद पर आ जाते हैं। यह प्रावधान भारतीय नगर पालिका अधिनियम, म्युनिसिपल एक्ट और विभिन्न राज्यों के नगर पालिका नियमावली में शामिल है। इसके अलावा अन्य विकल्प जैसे राज्यपाल समांतर राज्य स्तर पर उप नियुक्ति में सलाह देने के लिए जिम्मेदार होता है। राज्यपाल स्थानीय न्यायपालिका का संचालन नहीं करता है। मुख्यमंत्री सीधे नियुक्ति का अधिकारी नहीं होता है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक ही वैध होता है। कोई पढ़ा लिखा केवल राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक ही वैध होता है, बाकी नहीं। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार टर्नओवर GDP प्रति व्यक्ति के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था कौन सी है? मतलब अकॉर्डिंग टू ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 विच इज द फर्स्ट रैंक कोऑपरेटिव ग्लोबली बेस्ट टू टर्नओवर GDP पर कैपिटा इनकम। तो इसमें कौन? अमूल है, इफको है, क्रिवको है या नाफेड है। तो कौन है? अमूल फर्स्ट रैंक है और इफको सेकंड रैंक। तो इसमें फर्स्ट रैंक वाला पूछा है, तो सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? अमूल है। सबसे बड़ी संस्था कौन सी? अमूल है। और सेकंड रैंक किसकी है? इफको की है। ओके, चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स। 2025 में प्रकाशित इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट में सहकारी संस्थाओं का विश्लेषण किया गया। इस रिपोर्ट में टर्नओवर को प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम के सापेक्ष देखा गया और उसके आधार पर ही रैंकिंग दी गई। ये किसके अनुसार है? ICA के अनुसार। रिपोर्ट के अनुसार अमूल, जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा, जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग है, तो विश्व का सबसे बड़ा सहकारी संस्था बनी है जब टर्नओवर या GDP प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा गया था। अब अमूल क्या है? भारतीय किसानों के सहयोग से निर्मित एक प्रमुख डेयरी संस्था है जिसने वैश्विक स्तर पर अपनी रैंकिंग हासिल की। इसके अलावा इफको क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफको का फुल फॉर्म। ये दूसरे स्थान पर, लेकिन शीर्ष पर कौन है? अमूल है।
अब क्रिवको और नाफेद शीर्ष रैंक पर नहीं थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? विशाल मंदिर का निर्माण करना, सुव्यवस्थित नगर योजना, लोहे का व्यापार उपयोग या लोहे का व्यापक उपयोग या राजाओं की केंद्रीकृत शासन। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? सुव्यवस्थित नगर योजना, मतलब वेल प्लान अर्बन सिटीज था। अब हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता इंडियन वैली सिविलाइजेशन की सबसे खास और अनोखी विशेषता उसकी सुव्यवस्थित नगर योजना थी। यह सभ्यता लगभग 2500 बीसी या ईस्वी पूर्व में विकसित हुई और इसमें शहरों का निर्माण बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से किया गया था। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, मतलब राइट एंगल पे। जो एक ग्रिड पैटर्न होती है, घर पक्की ईंटों से बने होते हैं, हर घर में जल निकास ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था थी, नालियां ढकी और साफ सुथरी होती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर इसके प्रमुख उदाहरण थे। इतनी उन्नत नगर योजना अन्य सभ्यताओं में नहीं पाई जाती थी, इसलिए यह इसकी सबसे बड़ी विशिष्ट पहचान मानी जाती है। क्या मानी जाती है? इसकी सबसे बड़ी विशिष्ट पहचान मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट क्या करता है? नया टैब खोलता है, टैब बंद करता है, अगले टैब पर स्विच करता है या पेज रिफ्रेश करता है। तो कंट्रोल प्लस टैब का मतलब क्या होता है? ये अगले टैब पर स्विच करता है, अगले टैब पर स्विच करता है। अगले टैब पर स्विच करता है। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल से जानते हैं। कंट्रोल प्लस टैब एक बहुत ही उपयोगी कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका उपयोग हम खुले हुए टैब्स के बीच नेविगेट करने के लिए करते हैं। जब आप ब्राउज़र जैसे क्रोम, एज या किसी सॉफ्टवेयर में कई टैब खोलते हैं तो कंट्रोल प्लस टैब दबाने पर अगले नेक्स्ट टैब पे चले जाते हैं। जैसे अगर आपके पास 3 टैब खुले हैं, टैब 1, टैब 2, टैब 3, आप टैब 1 पे हैं और कंट्रोल टैब दबाते हैं तो आप तुरंत टैब 2 में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा देखते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, इससे पिछले टैब में जा सकते हैं। यदि कंट्रोल प्लस टैब दबाएंगे तो अगले में, यदि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे तो पिछले टैब में जाएंगे। कंट्रोल प्लस टी का मतलब होता है न्यू टैब खोल और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का मतलब होता है टैब बंद करना। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला? कंप्यूटर में डुप्लीकेट फाइलें ढूंढने के लिए फाइल एक्सप्लोरर में क्या टाइप करना सबसे अच्छा है? What is the best search term to find duplicate file in the file explorer? कंप्यूटर में डुप्लीकेट फाइलें ढूंढने के लिए फाइल एक्सप्लोरर में क्या टाइप करना सबसे अच्छा है? नेम कॉपी करना, साइज को लार्ज करना या डेट मॉडिफाई करना टुडे। तो इसमें क्या हो गया? नेम कॉपी करना कहलाता है। डुप्लीकेट फाइल ढूंढने के लिए फाइल एक्सप्लोरर में क्या टाइप करना सबसे अच्छा? नेम और कॉपी करना, नेम कॉपी करना। ओके, चलिए इसके बारे में देखते हैं। फाइल एक्सप्लोरर में डुप्लीकेट फाइल ढूंढने के लिए कोई एक परफेक्ट कमांड नहीं होता, लेकिन नेम कॉपी सबसे उपयोगी सर्च टर्म माना जाता है। जब हम किसी फाइल की कॉपी बनाते हैं तो विंडो अक्सर उसके नाम में कॉपी 1 या 2 जोड़ती है, इसलिए नेम कॉपी टाइप करने से उस फाइल को जल्दी ढूंढ सकते हैं जिनकी कॉपी बनी होती है। यह तरीका सामान्य यूजर्स के लिए सबसे आसान है, लेकिन जैसे साइज और लार्ज है, यह सिर्फ बड़ी फाइल दिखाता है, डुप्लीकेट नहीं। सी
ये सभी फाइल्स दिखाता है, कोई फिल्टर नहीं होता। डेट मॉडिफाइड, ये सिर्फ आज की फाइल दिखाता है, बट डुप्लीकेट फाइल के लिए नेम और कॉपी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला, आर्टिकल 171 के अनुसार विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की संख्या का कितना हो सकती है? आधा, एक तिहाई, एक चौथाई या एक पांचवा? तो क्या हो सकती है? एक तिहाई हो सकती है। कितनी हो सकती है? एक तिहाई हो सकती है। चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। आर्टिकल 171 में, आर्टिकल 171 भारतीय संविधान में राज्य की विधान परिषद की संरचना के बारे में बताता है। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के कुछ सदस्यों की संख्या का एक तिहाई से अधिक नहीं होती। साथ ही इसकी न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 40 निर्धारित की गई, लेकिन कुछ छोटे राज्यों के लिए अपवाद से भी कम है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट का, विधान परिषद एक स्थायी सदन परमानेंट हाउस होती है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य अलग अलग वर्ग जैसे शिक्षक, स्नातक, स्थानीय निकाय आदि से चुने जाते हैं। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में, लेकिन कई राज्यों में नहीं है, जैसे एमपी में नहीं, कई राज्यों में, कुछ राज्यों में है, बाकी कुछ राज्यों में नहीं है। ओके, ज्यादातर राज्यों में नहीं, 5 या 6 राज्यों में है, 5-6 राज्यों में है बस। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत किस क्षेत्र से आने वाली शीत पवनों को भारत में आने से रोकता है? पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया जिसे साइबेरिया कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया या अफ्रीका? तो किस क्षेत्र से होती है? मध्य एशिया या साइबेरिया आने से रोकती है। ओके, चलिए इसके बारे में ध्यान। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो प्राकृतिक बाधा नेचुरल बैरियर का काम करती है। किसका? प्राकृतिक बादल कौन? हिमालय पर्वत। सर्दियों के दौरान साइबेरिया और मध्य एशिया में बहुत ठंडी और शुष्क हवा चलती है। यदि हिमालय न होता तो ये शीत पवनें सीधे भारत में प्रवेश कर जाती और यहाँ का तापमान बहुत कम हो जाता, लेकिन हिमालय इतनी ठंडी हवाओं को रोक देता है जिससे भारत की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म और समशीतोष्ण बना रहता है। उत्तरी भारत में अत्यधिक ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन उत्तरी भारत में वैसे तो इतनी ठंड नहीं पड़ती है। इसका प्रभाव क्या है? भारत को कठोर सल एक्सट्रीम कोल्ड से बचाता है, मानसून प्रणाली को भी प्रभावित करता है, बारिश में मदद करता है। कौन? हिमालय पर्वत। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर विज्ञान में गार्बेज इन गार्बेज और GI/GO का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर को गति बढ़ाना, गलत इनपुट से गलत आउटपुट को दर्शाना, इस डेटा स्टोर करने या प्रोग्राम को ऑटोमेटिक सुधारना। तो इसका हो जाएगा गलत इनपुट से गलत आउटपुट को दर्शाना होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट का उद्देश्य। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल से जानते हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट कंप्यूटर विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मतलब होता है अगर आप कंप्यूटर को गलत या खराब इनपुट देंगे तो आउटपुट भी गलत ही मिलेगा। कंप्यूटर स्वयं से डेटा को सुधार नहीं सकता, वह केवल दिए गए डेटा निर्देशों के आधार पर ही परिणाम देता है। अगर आप कैलकुलेटर में 2+2 की जगह 2+3 डालते हैं तो उसका उत्तर 5 देगा, ना कि 4 देगा। मतलब कंप्यूटर की गलती नहीं, इनपुट की गलती होती है। कंप्यूटर की एक्यूरेसी इनपुट पर ही निर्भर करती है, याद रखना। यह यूजर को सही डेटा देने के लिए जिम्मेदारी याद दिलाता है। डेटा की गुणवत्ता ही परिणाम की गुणवत्ता होती है, याद रखना। मतलब जैसा आप डेटा डालोगे उसका ही वैसा ही परिणाम मिलेगा। इसका अगला क्वेश्चन, नागपुर पुस्तक महोत्सव जो 2025 में आयोजन किस स्थान में हुआ था? VCA स्टेडियम में, रेशम बाग ग्राउंड में, यशवंत स्टेडियम में या मानकापुर स्टेडियम में? तो कहाँ हुआ था? रेशम बाग ग्राउंड में हुआ था। नागपुर बुक फेस्टिवल 2025 का आयोजन रेशम बाग ग्राउंड में किया गया था। यह स्थान बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों मेलों के लिए जाना जाता है, इसलिए यहाँ पुस्तक महोत्सव जैसे बड़े आयोजन आसानी से किए जाते हैं।
इस महोत्सव में देश भर के जो प्रकाशक है भाग लेते हैं। विभिन्न प्रकार की किताबें, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, साहित्य आदि उपलब्ध होती हैं। छात्रों और पुस्तक प्रेमियों के लिए यह महत्वपूर्ण आयोजन होता है। इसके अलावा वीसीए स्टेडियम क्या है? यह मुख्यतः क्रिकेट मैचों के लिए होता है। यशवंत स्टेडियम क्या है? खेल और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, लेकिन मुख्य स्थल नहीं है। मांकापुर इंडोर स्टेडियम, ये इंडोर स्पोर्ट्स के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन नागपुर बुक फेस्टिवल के लिए कौन सा स्थान था? रेशम बाग ग्राउंड में किया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। केरल के किस अनुष्ठानिक भक्ति नृत्य को देवताओं का नृत्य कहा जाता है? कथकली, मोहिनीअट्टम, थेय्यम या कुडियाट्टम? तो कौन सा देवताओं के नृत्य के लिए थेय्यम डांस है? कौन? थेय्यम नृत्य है। केरल के अनुष्ठानिक भक्ति के लिए देवताओं का नृत्य कौन सा? थेय्यम है। चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। थेय्यम केरल का एक प्राचीन अनुष्ठानिक भक्ति नृत्य है। प्राचीन अनुष्ठानिक भक्ति नृत्य है। ओके, जो देवताओं के नृत्य या डांस ऑफ गॉड्स कहा जाता है। इसमें कलाकार विशेष वेशभूषा, चेहरे का रंग और विशाल मुकुट पहनकर देवता का रूप धारण करते हैं। नृत्य के दौरान माना जाता है कि कलाकार में देवता का वास हो जाता है। देवता का वास हो जाता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या? उत्तर केरल, विशेषकर कन्नूर और कासरगोड में प्रचलित भक्ति लोक कथा परंपराओं पर आधारित है। रंगीन और भव्य प्रस्तुति, सामाजिक और धार्मिक महत्व है। इसके अलावा अन्य विकल्प भी देखते हैं, जैसे कथकली, शास्त्रीय नृत्य नाटक, लेकिन देवताओं का नृत्य नहीं कहा जाता है। किसे? कथकली को। देवताओं का नृत्य थेय्यम होता है। मोहिनीअट्टम कोमल और लास शैली का शास्त्रीय नृत्य है। कुडियाट्टम संस्कृत नाट्य परंपरा, न कि देवताओं का नृत्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 2 और 3 फरवरी 2026 को स्पेस समिट 2026 कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में, सिंगापुर में, पेरिस में या वाशिंगटन में? कब? 2 और 3 फरवरी को स्पेस समिट 2026 आयोजित की गई थी। कहाँ? ये हुई थी सिंगापुर में। चलिए इसके बारे में जानते हैं, स्पेस समिट क्या है। स्पेस समिट 2026 का आयोजन 2 से 3 फरवरी 2026 को सिंगापुर में किया गया था। यह एक अत्यंत सम्मेलन है जिसमें अंतरिक्ष एजेंसियां और वैज्ञानिक निजी अंतरिक्ष कंपनियां भाग लेती हैं। इस समिति का उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीकी में सहयोग बढ़ाना, नए मिशनों अनुसंधान पर चर्चा करना, वैश्विक स्तर पर साझेदारी विकसित करना। ओके, इसके अलावा अन्य विकल्प भी देखते हैं। अन्य विकल्प क्या बोलता है? इस आयोजन नई दिल्ली में तो इसका आयोजन किया गया था। ये तो भारत में पेरिस, यह एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते, लेकिन यहाँ समिति नहीं हुआ। मेन समिति कहाँ हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। ओके, तो वाशिंगटन स्पेस में जुड़े स्थान पर यह आयोजन वहां नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार कौन नगर पालिका का सदस्य बन सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं? ये आज आपका होमवर्क है। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार कौन नगर पालिका का सदस्य बन सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य के पास, संसद और विधायक के पास, नगर पालिका के अध्यक्ष के पास या नगर आयुक्त के पास? ये आपका आज का होमवर्क है। ओके, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि ऑप्शन कौन सा है, और उसका डिटेल के साथ देंगे। तो दोस्तों, ये था आज का आपका क्वेश्चन, जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही जीके जीएस और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आरआरबी एनटीपीसी
अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी या साइंस, या कि मिक्स्ड क्वेश्चन ही चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।